Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your गैप एक्सपर्ट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। एंड दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज, वो भी मॉड्यूल नंबर ए पे बेस्ड। तो यहाँ पे अब हर वीक आपके लिए 100 एमसीक्यूज की एक सीरीज लिया जाएगी हर एक मॉड्यूल पे बेस्ड, जिससे कि ये जो एक महीने का टाइम आपके पास बचा है पेपर के लिए, उसमें सही तरीके से प्रिपरेशन करके आप अपना एएफएम क्वालिफाई कर ले जाए। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द फर्म records his medical expenses in the firm's income statement, so indicate the principle that is violated। कह रहे हैं अगर किसी भी कंपनी का जो फर्म है वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है, तो बताओ वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है। तो दोस्तों, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि जनरली बिजनेस से रिलेटेड जो भी परचेजेज हों, जो भी सेल्स हों, या फिर जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आए, उन्हें ही हमें केवल बिजनेस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज पर द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये जो बुक्स दिए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें सही ऑर्डर में लगाना है जैसे ये अकाउंटिंग प्रोसेस में दिखते हैं। तो दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ते हैं तो जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इसकी पूरी क्रोनोलॉजी होती है। तो यहाँ पे कुछ ही आइटम्स दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L अकाउंट होगा, P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट होगा एंड सबसे लास्ट में होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ओवरऑल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट अगेन एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो क्वालिटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शन है, इन्हें हमें अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, हिस्टोरिकल या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही लिखा होता है कि केवल और केवल क्वांटिटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस, जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हीं को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये जारी किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ध्यान बस आपको यही देना है। अब यहाँ नया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा है, ये नोटिफाइड या इशू किया जाता है एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। यही ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता जो केवल एएस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा है, हमें इस पे ध्यान देना है एंड उसी बेसिस पे हमें करेक्ट आंसर को यहाँ पे टिक भी करना है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे हमसे पूछा गया है, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट ऑल टाइप ऑफ इनकम शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि सारे टाइप के इनकम को हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन कब, टाइमिंग क्या होगी, जब कैश रिसीव हो जाए, अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग हो, एंड हो, जब हम अर्न करें, या फिर जब इंटरेस्ट का पेमेंट करें। तो दोस्तों, रिकॉग्नाइज जैसा वर्ड जो है अकाउंटिंग टर्म में यूज किया जाता है। जनरली इसका मतलब होता है रिवेन्यू को जनरेट करना या फिर अर्न करना।
तो ऑप्शन नंबर 3 देखो यहाँ पे हो जाएगा सही। जब भी हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, सामान किसी को बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है और तभी हम उसको अपने अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं दोस्तों, आप सभी के लिए अब चूंकि 1 महीने का ही टाइम है, इसको ध्यान में रखते हुए अब डेली बेसिस पे आपके लिए हर एक सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। तो इसका एडवांटेज लीजिए। कोर्सेज जो हैं, कोर्सेज में भी आप इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल क्या बेनिफिट है इनरोल करने के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बट हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके लिए लाइव सेशंस आ रहे हैं जो कि आपको एक लाइव टेस्ट देना चाहिए। और ओवरऑल 4 मॉड्यूल हैं, चारों मॉड्यूल पे बेस आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो डेफिनेटली आपके एएफएम को या बाकी सारे पेपर को आपको इंश्योर कराएगा सक्सेस के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ओवरऑल दोस्तों ये मॉड्यूल बी का पार्ट है, तो इसको अब स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड। तो यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, 101, 102, 103 एंड 104। रिलेटेड टॉपिक्स दिया गया है यहाँ पे लिस्ट 2 में, हमें करना है मैच। तो इसके लिए हमेशा से मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि भाई ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है ये आप याद कर लीजिए। अगर याद कर लिया तो 3-4 नंबर तो आराम से आप अपना स्कोर कर पाएंगे। इसका करेक्ट पेयरिंग है ऑप्शन नंबर डी। 101 रिलेटेड है इससे, 102 शेयर बेस्ड पेमेंट से, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन से, वाइल 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से। तो अगर हमने ये लिस्ट याद कर लिया है तो मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड का टाइम हमें लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, अब पूछ रहे हैं financial securities which can be changed into cash to their book value price are categorized as। कह रहे हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिसे हम कैश में चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके बुक वैल्यू प्राइस पर, ऐसे सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगी चेक का। मान लो आप कार खरीदने जाओ 20 लाख का, तो आप जनरली कैश अपने साथ कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि कैश कोई छीन सकता है, चोरी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप चेक ले जाते हो सेफ साइड के लिए, आपने वहां मैनेजर को दे दिया, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक बैंक में ले जा करके क्लियर कराएगा। चेक पे वैल्यू जितना लिखा है उतना ही पैसा उसको बैंक देगा। तो ऐसी सिक्योरिटी जिसके बदले हमें उतना ही कैश मिलेगा जितना उसके ऊपर लिखा गया है, जितना उसकी बुक वैल्यू है, दिस इज कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश की तरह या कैश की जगह यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। हमें कुछ खरीदना है, हम चेक भी दे सकते हैं, हम कैश भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज, कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, दीज ऑल आर लिस्टेड एज। कह रहे हैं जितने भी आइटम्स है ये कहाँ पे लिस्ट किए जाते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कौन से फाइनेंशियल रिपोर्ट में। अब ऑप्शंस को देख के एक आइडिया लग रहा है, या तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा या तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। दोनों ही रिपोर्ट में 2 साइड्स होते हैं। इनकम स्टेट में अर्निंग और पेमेंट साइड होगा, यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू साइड होगा। बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी साइड होगा। तो अगर हमने सारे रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तभी इसका आंसर भी दे सकते हैं। ये सारे आइटम्स जो हैं किसी भी बिजनेस फर्म के लिए बनते हैं करंट असेट। करंट असेट जो है एक तरीके का असेट है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। कह रहे हैं कोई भी कंपनी जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करती है वो कौन से अकाउंट के थ्रू, कौन से रिपोर्ट के थ्रू, यानी कौन सा ऐसा रिपोर्ट हम बनाते हैं जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोल देते हैं, जिसमें केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को लिखते हैं, जिसके हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट अगेन कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं और रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए।
क्या है 2, 16, 37 एंड 38 रिलेटेड टॉपिक्स हैं, याद है तो आसानी से पेयर हो जाएगा। 2 यहाँ पे रिलेटेड होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, 16 रिलेटेड होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। ये 37 नहीं है, ये केवल 7 है, ठीक है, ये केवल 7 है। 7 रिलेटेड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से एंड 38 रिलेटेड होगा हमारा इनटेंजिबल असेट्स। तो ओवरऑल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ। कह रहे हैं भाई ये जो हम कैश और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपने बिजनेस में, उसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं अकाउंटिंग बुक में, लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा कि चाहे कैश नेचर का ट्रांजेक्शन करो चाहे क्रेडिट नेचर का ट्रांजेक्शन करो, आपको उसे अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करना है। ये होता है दोस्तों अक्रूवल अकाउंटिंग, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक, हमें पता है कि भाई मॉनिटरी नेचर का जो भी खर्चा होगा हमें उसे रिकॉर्ड करना है, फिर चाहे उसके बदले आज के आज कैश का पेमेंट करें कैश मिले, या फिर कल को कैश का पेमेंट करें कल को कैश मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है अप्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो दोस्तों जनरली जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे पहले हमें एक्सपेंसेस करने होते हैं। एक्सपेंसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के लिए मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बहुत सारे लोगों को हायर करेंगे, वो सामान बनाएंगे, सामान बना के बेचेंगे, तब जाकर के रेवेन्यू जनरेट होगा। मान लेते हैं हमने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, तो कार में लगने वाले जितने भी मटेरियल होंगे वो सब, कार बनाने के लिए जितने भी हम वर्कर लेबर रखेंगे वो सब, उसके अलावा जितने भी मेन खर्चे होंगे वो सब बनते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ओवरऑल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला करके अगर तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये मिला करके बना देते हैं प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर दी। कह रहे हैं जो बैड डेट के लिए प्रोविजंस बनाते हैं ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर लॉसेस होने के चांसेस हैं, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया अगर आपको लग रहा है लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन बना लो। यही समझदारी है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और चूंकि आप लोग बैंकर हैं या फ्यूचर में बैंकर बनेंगे, तो बैंक का मेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब बैंक देता है कस्टमर को लोन। तो अब यहाँ पे बैंक तो यही चाहता है कि लोन वापस हो जाए इंटरेस्ट के साथ, लेकिन रियलिटी क्या कहती है कि लगभग 60% लोन ही वापस होता है, 40% लोन एनपीए बन जाता है। तो जो लोन टाइम पे नहीं मिला उसको रिकवर कैसे करना है, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं ताकि अधिक से अधिक रिकवरी कर पाए, कम से कम लॉसेस में। ये होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एंड सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फिनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। कह रहे हैं अगर हम अकाउंटिंग का अक्रूवल कॉन्सेप्ट यूज करें तो किसी भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर रहे हों, जब बैलेंस शीट बना रहे हों, जब कैश रिसीव या पे हो जाए, या फिर जब ट्रांजैक्शन हो जाए। तो दोस्तों फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जब भी होगा तभी हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना है। यानी जब हम जिस दिन ट्रांजैक्शन करें, जिस दिन हम कोई सामान किसी से खरीदें, किसी को बेचें, फिर चाहे वो भले ही क्रेडिट बेसिस पे क्यों ना खरीदें या बेचें, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन हमें उसे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड वन, डबल एंट्री सिस्टम रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन,
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू। कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन से अकाउंटिंग के लिए, कौन से टाइप के अकाउंट के लिए ये गोल्डन रूल एप्लीकेबल होता है, जहां आ रही चीजों की एंट्री डेबिट में करते हैं और जा रही चीजों की एंट्री क्रेडिट में करते हैं। चीजों मतलब क्या है, असेट है, कोई कॉमोडिटी है, कोई प्रॉपर्टी है। असेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होता है, रियल असेट। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और इन पे बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम रूल, जिसे हम गोल्डन रूल बोलते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप खुद समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, एंड हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे तैयार कराने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो 12, 16, 17, 19 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। लिस्ट 2 में रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? 12 के बारे में अगर हम बात करें, इनकम टैक्सेस से रिलेटेड है, ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले किया था। 16 पे भी बेस हमने कर लिया, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। 17 रिलेटेड है लीजेस से, लीज का मतलब क्या होता है, रेंट। 19 रिलेटेड होगा एम्प्लॉय बेनिफिट से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दोस्तों कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, रेगुलर होना, किसी चीज को लगातार फॉलो करना। तो जो भी मेथड या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, वही कंटिन्यूअस बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने अकाउंटिंग करने का मेथड फ्रिक्वेंट बेसिस पे चेंज कर ले, यही कहता है ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देखो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी नवरात्रि महाउत्सव चल रहा है, आज है 30th, अष्टमी है। तो आज अगर आप कोर्सेज में इनरोल करते हैं, तो सुपर पैक यानी जीआईबी का, डीबीएफ का हर एक पेपर, इंडियन इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम एंड रिटेल बैंकिंग, ये एक कंप्लीट पैकेज आपको केवल और केवल 2799 में ऑफर किया जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटी केवल आज 12 बजे तक के लिए ही वैलिड है। उसके अलावा 6+3 मंथ्स का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आपको केवल करना क्या है, मेरा कूपन कोड जो है MONIKACH, ये अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही डिस्काउंटेड प्राइसेस के साथ आप इनरोल कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम है, मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो आराम से अपना पेपर क्वालिफाई भी कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आज के लिए ही वैलिड है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं केवल और केवल एएफएम में ही इनरोल करना, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एएफएम का जो पेपर है, इसमें भी आप केवल 949 में कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। सेम रूल एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी आपको मेरा कूपन कोड जो है वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल एज ए बैंकर हमें पता है आपके पास टाइम नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही इजी वे में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए हम कवर कराते हैं, जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपना तैयारी करें और इजी वे में अपना पेपर भी क्वालिफाई कर ले जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, 41, 40 एंड 37, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, नीचे रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं। क्या होगा इसका करेक्ट मैच? अब आज ही के सेशन में हमने 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। अगर आप डेली बेसिस पे केवल प्रैक्टिस ही करोगे ना, तो भी सारी लिस्ट आपको याद हो जाएगी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सबसे पहले जो है यहाँ पे 38 रिलेटेड है इनटेंजिबल असेट से, 41 लास्ट जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, 40 रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, एंड 37 रिलेटेड है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। नेक्स्ट
कह रहे हैं XYZ had purchased certain goods from ABC firm, but these were not recorded in the purchase journal, so this is an error of, and it will affect or not affect the trial balance. तो दो फिलर है यानी दो क्वेश्चंस है हमारे सामने। कह रहे हैं XYZ ने कुछ सामान ABC से खरीदा, लेकिन गलती क्या हुई कि उसको परचेज जनरल में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सबसे पहला पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन से टाइप का एरर है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो एरर है क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा या नहीं। तो दोस्तों अगर हमने सामान खरीदा तो सबसे पहले हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर वही काम करना हम भूल गए तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट का मतलब होता है कोई चीज छूट जाना। तो ट्रांजैक्शन तो हुआ, रिकॉर्ड करना भूल गए। अब चूंकि हमने ये चीजें रिकॉर्ड ही नहीं करी अकाउंट बुक में, जो चीजें अकाउंटिंग बुक में गई ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है वो ट्रांसफर होकर ट्रायल बैलेंस तक पहुंचेंगी ही नहीं, और ट्रायल बैलेंस तक पहुंचेंगी नहीं तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट भी नहीं करेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये एरर ऑफ ओमिशन है और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक, तो बस इसी तरीके से मेहनत आपको करते रहना है। डेली बेसिस पे सेशंस आपके लिए आ रहे हैं। 7 PM पे आपका AFM का पेपर आता है। सीरियस हो जाइए, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, बट एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली बेसिस पे 1-2 घंटा आपको देना है। एंड जैसा कि मैंने सेशन के मिड में बताया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अभी नवरात्रि सेल चल रहा है जो आज के लिए ही वैलिड है। तो केवल AFM में भी आप एनरोल कर सकते हैं केवल 949 का पे करके, एंड सुपर पैक भी आप ले सकते हैं केवल 2799। तो फटाफट से इनरोल कीजिए और अपना पेपर ओवरऑल आप क्लियर कीजिए। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।